नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है वृत्त चैप्टर मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका दूसरा पार्ट आप सभी के बीच जाने वाला है। आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से अगर यह वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि अगर आप कितनों भी कमज़ोर होंगे गणित में तो आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि आप हमसे गणित सीख रहे हैं, लेकिन आप खुद से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि गणित जो है हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। गणित ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे। मित्रों, मैं भी जो है कक्षा 12वीं तक PCM से था, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो उस समय फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ में जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी उसके बाद मेरा आर्ट स्ट्रीम हो गया था। आज मुझे एक भी अवकलन, एक भी समाकलन का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। सब कुछ खत्म हो गया दिमाग से, यहाँ से गायब। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं निश्चित तौर पे आप सफल हैं। और प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोगों की बेसिक्स अगर कमजोर है तो उसके लिए आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए। और अगर बेसिक्स मजबूत है और सवालों को लगाते हुए आप गलत कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने प्रैक्टिस कम किया है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आप सरकारी किताबें जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में चलती हैं, जो बेसिक वाली किताबें हैं, पहले उसे कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको सुपर टेट देना है, आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, अगर आपको शादी का सर्टिफिकेट बना के मात्र रखना है तो निश्चित तौर पे आप पास ही हो जाएंगे, जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में इतने सारे चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है, सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि नियम के तौर पर आपको लिख लेना है, और मैं इसे जो है मात्र 10 मिनट के अंदर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कल के वीडियो में आपने जाना कि परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होता है, लघुवृत्तखंड क्या होता है। आप सभी लोगों ने कल वृत्त के बेसिक पॉइंट को जाना। मित्रों, आज वृत्त के कुछ प्रमेय, जो प्रमेय सिद्ध कैसे होते हैं इसके बारे में आपको नहीं जानना है। हाँ, वृत्त के जो खास नियम होते हैं उस नियम को आपको एक बार ध्यान में रख लेना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त पर परिधि पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है कि दुगना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, तो निश्चित तौर पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद कर लेने हैं। आपको ध्यान रख लेना है, बस याद नहीं करना, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट आप डालिएगा। मित्रों, मैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट बताता हूं। समान, मैं ले लेता हूं, समान वृत्तखंडों में आप लिखिएगा समान वृत्तखंडों, समान वृत्तखंडों में, समान वृत्तखंडों में बना कोण, समान वृत्तखंडों में बना कोण समान होता है। पहला पॉइंट आप डालिएगा और लिख लीजिएगा। अभी मैं समझाता हूं कैसे। समान वृत्तखंडों में बना कोण समान होता है। ठीक, उम्मीद है कि आप इसे जरूर जान रहे हो कि वृत्तखंड क्या होता है। कल मैंने बताया था कि वृत्तखंड जो होता है, एक जो जीवा होती है, ये जीवा जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जीवा जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में नहीं, 2 पार्टों में विभाजित करती है। तो जो छोटा भाग होता है उसे हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। और बड़े भाग को जो है दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड। तो प्रमेय क्या है कि समान वृत्तखंडों में बना कोण समान होता है। समान वृत्तखंडों में बना कोण अर्थात जो ये वृत्तखंड, इसी वृत्तखंड को हम एक नाम और देते हैं। जैसे ये जीवा AB है, ये जीवा क्या है, जीवा जो है AB है। ठीक है, जीवा AB है, क्या है, जीवा AB है। तो हम इसे कह सकते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, इसे एक नाम और दे सकते हैं। ये जो है चाप, इसे हम चाप बोलते हैं। चाप का मतलब जो या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए AB के ऊपर इस तरीके से लिख दीजिए, ये हो गया चाप। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इस तरीके से आप लिख दीजिए, AB के ऊपर इस तरीके से गोला बना दीजिए, तो इसका मतलब चाप AB है। चाप क्या होता है मित्रों, चाप जो है किसी भी वृत्त की परिधि का एक छोटा सा पार्ट आप निकाल लीजिए, परिधि को काट के कहीं से निकाल लीजिए, वो वृत्त का चाप कहलाता है। ठीक है, उस चाप को हम इससे ही प्रदर्शित करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भैया, दिया गया है समान वृत्तखंडों में बना कोण समान होता है। अर्थात अगर यह एक छोटा सा वृत्तखंड है, AB एक जीवा है, और अब जीवा छोड़ दीजिए, मैं जीवा पहले नजर में तो आपको मैंने जीवा दिखाया, अब मैं जीवा आपके दिमाग से गायब कर देता हूं। जीवा छोड़ दीजिए, AB 2 बिंदु है और AB जो है एक वृत्तखंड है। इससे जो है एक कोण यहां पर बन गया, एक कोण जो है यहां पर बन गया, और एक कोण जो है यहां पर बन गया, यहां पर। तो समान वृत्तखंड AB है, वृत्तखंड क्या है, AB है, और इससे जो कोण AO भी बन रहा है और AP भी बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे।
समझ में आया पॉइंट क्या है कि समान वृत्तखंडों में बना कोण समान होता है। अर्थात एक बार मैंने आपको जीवा दिखाया, अब जीवा और चाप को समझाने के लिए मैंने जीवा दिखाया, लेकिन मान लीजिए यहां पर जीवा हुआ ना होता, जीवा होगा भी तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है भाई। यहां पर अगर कोई रेखा हो तब भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि चाप तो ए है ना, चाप AB के द्वारा, चाप अर्थात वृत्तखंड AB के द्वारा ही कोण APB बन रहा है। चाप AB के द्वारा ही कोण APB बन रहा है और चाप AB के द्वारा ही कोण AOB बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इस कोण का मान 50 डिग्री है तो इस कोण का मान भी 50 डिग्री होगा। पहला पॉइंट नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, और ये जो मैंने यहां पर लिखा है आप इसे भी लिख लीजिएगा उदाहरण के तौर पे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे इसी नियमों का मतलब कि अनुप्रयोग करके हम सवालों को हल करते हैं, तो उसे आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट एक है कि अर्धवृत्त का कोण, नहीं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। कुछ लोग जानते हैं, मैं भी बचपन में था, मैं ये पॉइंट तो हमें याद होता था, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, लेकिन यही पॉइंट भूल जाता था, केंद्र वाला दुगुना होता है कि परिधि वाला दुगुना होता है। शायद आज आपको भी ये भूल रहा होगा, लेकिन निश्चित तौर पे अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूं। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। आपको एक कैसे याद करना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ये तो पॉइंट है, क्योंकि आपको इसे याद कर लेना है कि केंद्र पर बना कोण भैया परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। कैसे, देखिए कैसे क्या भाई, इसे मैं उपपत्ति करके नहीं दिखा रहा हूं, सिद्ध करके नहीं, समझिए। देखिए वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र AB इसे मान लेता हूं, इसे O मान लेता हूं, और इसे जो है मैं P मान लेता हूं, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर अगर यहां पर जो है, अगर यहां पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर केंद्र में 110 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परिधि पर जो है 55 डिग्री का कोण बनेगा। परिधि पर बने कोण का, परिधि पर जो बना कोण होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या यूं कहें तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब इसका मतलब कि सेंट्रलाइजेशन अपने दिमाग में कैसे करें कि भाई भूले ना। बस एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, दुगुना तो होता है लेकिन भूले कैसे ना। भूले इस वजह से नहीं क्योंकि जो केंद्र में होता है वो मजबूत होता है, जो केंद्र में होता है वो मजबूत होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केंद्र में कौन बैठता है, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो केंद्र में कौन बैठेगा, केंद्र में वही व्यक्ति बैठेगा जो ज्ञानवान होगा, जो मजबूत होगा, तन बल धन हर एक जगह से जो मजबूत होगा वही न समाज के केंद्र में बैठेगा, सरकार के केंद्र में वही न बैठेगा। तो जो केंद्र में बैठने वाला व्यक्ति होता है वो मजबूत होता है। इसी तरीके से यहां भी वो फार्मूला आप सेट करिए कि केंद्र में जो होगा मजबूत होगा, बड़ा होगा, बलशाली होगा, अर्थात केंद्र वाला हमेशा क्या होगा, दुगुना होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा मतलब दुगुना होगा। तो अगर ये 55 का है तो केंद्र वाला 110 का होगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कैसे ही बने, वो कैसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ना, इस तरीके से बन सकता है, यहां बने और उसके बाद जो है डायरेक्ट इस रेखा को यहां पर लेके चले आए, यहां भी और यहां भी। एक केंद्र पर बना कोण है मित्रों, ध्यान रखिएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या, लेकिन ये जो कोण बनना चाहिए ना, वो कोण एक ही चाप के द्वारा बनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, नोट करके लिख लीजिए, लेकिन यहां पर लिख लीजिए, लेकिन कोण जो है, कोण एक ही चाप के द्वारा बनना चाहिए, एक ही चाप द्वारा बना होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जो कोण है वो एक ही चाप के द्वारा बना होना चाहिए, तभी जाकर के फार्मूला सेट होता है। तो उम्मीद है यार समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र वाला हमेशा मजबूत होता है, हमेशा मजबूत का मतलब दुगुना होगा, है ना। थोड़ा तेज बोल दिया, मैनेज करिएगा, ठीक। चलिए मिटा देता हूं, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया
क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, अभी आप समझिएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए, यदि दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर समान कोण बनता है। यदि दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर समान कोण, केंद्र पर क्या होता है, समान कोण बनता है। ठीक है, यदि दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर जो है समान कोण बनता है। अब कैसे, एक ही वृत्त में दो जीवा आप ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए और यहां पर ले लिया मैंने। ठीक, एक ही वृत्त में मैंने दो जीवा ले लिया, एक जीवा ए बी है और एक जीवा जो है भैया सी डी है। अगर ए बी और सी डी बराबर हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यदि एक केंद्र की दो जीवाएं बराबर हैं तो ये नियम फॉलो होगा। तो केंद्र पर, यहां पर वृत्त का केंद्र होगा, तो केंद्र पर बना कोण जो है आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक कोण इसके बराबर होगा। अगर यह कोण x डिग्री है तो यह भी कोण जो है x डिग्री ही होगा। ठीक है, यदि किसी भी वृत्त में दो जीवाएं आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा बना केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, जीवाएं बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर है, यहां पर ए बी बराबर है सी डी के। ठीक, तीसरा नियम ये हो गया। जो नियम मैं आपको बता रहा हूं बस उस नियम को, बहुत सारे नियम है लेकिन जो इंपॉर्टेंट नियम है उस नियम को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना भैया। हाँ चलिए, चौथा नियम आप ध्यान रख लीजिए। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम यही है, अर्धवृत्त में ऊपर आ रहा है ना, हाँ, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है भैया, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो अर्धवृत्त होता है तो अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त आप सभी लोग जानते हैं, अर्धवृत्त उसे कहेंगे एक वृत्त को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए। अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त का मतलब अगर एक वृत्त को दो बराबर पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं तो एक आधे को अर्धवृत्त ही तो बोलेंगे। जो अर्धवृत्त होता है मित्रों, वो व्यास के द्वारा ही वृत्त को दो पार्टों में विभाजित किया जाता है। पहली वीडियो में आपने देखा, जो व्यास होता है वही न वृत्त को दो बराबर पार्टों में विभाजित करता है। तो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्थात जो अर्धवृत्त का कोण बनेगा वो व्यास के द्वारा ही तो बनेगा, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा बना कोण जो है समकोण होता है। मैं इसे ऐसा ही लिखना चाहूंगा, अर्धवृत्त में यहां पर आप ऐसे लिख लीजिए, अर्धवृत्त में व्यास के द्वारा बना कोण समकोण होता है। इसे आप ऐसे नोट करिएगा। ठीक भैया। देखिए, समकोण क्या होता है मित्रों, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। देखिए, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप बताइएगा, कुछ चीजें मैं छोड़ के चलूंगा, आपको उसे उत्तर देना होगा। 0 से 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, 0 से अधिक और 90 अंश से कम, इसके कोण को क्या बोलते हैं, इसके कोण को हम न्यून कोण बोलते हैं। और 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण बोलते हैं। और 90 से अधिक और 180 से कम, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको बताना है। 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण या रेखीय कोण या सरल रेखा कोण, अर्थात 180 अंश का जो कोण होता है, अगर आपसे यूं कहा जाए कि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, तो एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। और एक बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है, तो एक बिंदु के चारों तरफ मित्रों 360 अंश का कोण बनता है। इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को क्या बोलते हैं। आप सर्च करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर। और 180 अंश के कोण को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है, मैं बता रहा हूं। और 180 से अधिक और 360 से कम के क्या कोण को क्या बोलते हैं,
शायद बृहत कोण कहते हैं क्या? अगर बृहत कोण कहते हैं तो आप इसका उत्तर भी बताइएगा कि 180 से अधिक, 360 से कम, क्या इसे बृहत कोण बोलते हैं? अगर मैं सही हूं तो यस लिखिएगा, अगर मैं गलत हूं तो उसे बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए, तो 360 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, इस वजह से मैं आपसे पूछ सकता हूं ना। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको एक जानने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए ना कि मुझे नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप खुद से सर्च करते हैं वो आपके जीवन में काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में रहता है। ठीक है, चलिए, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ भैया कि एक ही अर्धवृत्त हो गया। इस तरीके से कोई अर्धवृत्त बना है, मैं सीधा बना देता हूं। इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना है। अर्धवृत्त में ए बी जो है उसका व्यास है और ओ जो है इसका केंद्र है। तो अर्धवृत्त में कहीं भी इस तरीके से कोण बन जाए, कहीं भी, तो यह कोण जो है हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यह कोण क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो एक कोण जो है ऐसा भी बन सकता है, इस तरीके से नीचे भी जा सकता है, सॉरी यहां भी ऐसे भी जा सकता है, इस तरीके से। तो कहीं भी कोण बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, दो रेखा ला करके यहां मिला दिया जाए तो हमेशा जो है 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि सवाल इससे भी बने हैं। ठीक, अब आइए मित्रों, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट चक्रीय चतुर्भुज का आप देख लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज का एक पॉइंट, चक्रीय चतुर्भुज का एक छोटा सा पॉइंट आप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं मित्रों? चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं किसी वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज यदि किसी वृत्त के अंदर है तो वह चक्रीय चतुर्भुज तभी कहलाएगा जब उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष उस वृत्त के परिधि पर हो। अगर मान लीजिए इस तरीके से मैंने कोई एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ए बी सी डी, मैंने एक वृत्त लिया और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी। बस आपको चक्रीय चतुर्भुज समझना है। तो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है, यह वृत्त के अंदर तो होगा, पहली शर्त यह है कि वृत्त के अंदर होगा। दूसरी शर्त यह है कि इस चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं वो शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर होते हैं। बात खत्म। तो इस चतुर्भुज से एक ही विशेष पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है जो कि जानना आपके लिए आवश्यक है। इस चतुर्भुज का मात्र एक विशेष पॉइंट होता है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, आपने समझ लिया ना। बस एक पॉइंट आप उसमें नोट करके लिख लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। कहानी खत्म। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 अंश होता है। अगर यह कोण सी आपको दिया गया है 110 अंश और आपसे पूछ लिया जाए कोण ए कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 70 अंश। क्यों? क्योंकि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर यह 110 अंश है तो ढाई से बता दीजिए, 180 में से 110 को घटाएंगे 70 आ जाएगा, तो यह कोण 70 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज आपने 5 पॉइंट नोट किया। आज 5 पॉइंट आपने नोट किया और इसी 5 पॉइंट से आपसे सवाल, 5 पॉइंट ही नहीं, 6वां पॉइंट मैंने बताया कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। 7वां पॉइंट मैंने आपसे क्या बताया कि एक वृत्त मतलब एक बिंदु के चारों तरफ 360 अंश के कोण बनते हैं। ठीक, एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए। क्या? एक पॉइंट और थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के तौर पे आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट है मित्रों, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसे आप जानते कि नहीं जानते? बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ध्यान रखिएगा, किसी भी दो त्रिभुज में अगर मैं कंपेयर करने को कहूं, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में जो है ए बी सी डी के बराबर है। एक त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अर्थात मान लो यार, इस समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं कहता हूं मत मानो समद्विबाहु त्रिभुज है, बस इतना मानो कि अगर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, इतना मानो कि अगर किसी भी आकृति में
अगर किसी भी आकृति में दो रेखाएं आपस में बराबर आपको मिल जाएं, AB और AC आपको यहां पे बराबर मिल गया, तिनके जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। अर्थात मैं इतना कह सकता हूं कि समान कोण के, ध्यान से लिखिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता था, मैं आपको यही बताना चाहता था कि समान कोण के सामने की भुजाएं, समान कोण के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समान कोण के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात, एक छोटा सा पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा भैया, अगर आपको नहीं पता है, देखिए कोण कैसे लिखते हैं, देखिए ए बी है, ए है, बी है, सी है। अगर आपसे कहूं कि कोण ए बताइए, कोण ए को आप कैसे लिखेंगे, कोण ए को जो भी कोण आपको लिखना होता है उसको आप बीच में लिखिएगा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिखिए, कोण सी ए बी, ऐसे लिखिएगा, कोण सी ए बी। ए मत कर दीजिएगा कोण ए बी सी, इसका मतलब बी का मान आप निकाल रहे हैं, जो बीच में होता है उसका ही मान आपको निकालना होता है। अर्थात कोण अगर लिखना है आप कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे कोण बी ए सी। जिस भी कोण का मान निकालना होगा उसे हमेशा बीच में रखिएगा और उनकी दोनों टांगों को बगल बगल रखिएगा, ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक। चलिए, उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए सवालों पर आते हैं और सवाल अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 100% आप सवाल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है कि लिखूंगा भैया कैसे, लिखना कैसे है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके बीच है, निम्नांकित चित्र में कोण DAB का अर्धक AEC है। निम्नांकित चित्र में कोण DAB का अर्धक जो है कोण AEC है, AEC है, कोण नहीं, रेखा AEC है। अर्थात आप समझने का प्रयास करिएगा, इस चित्र में कोण जो DAB है, ए वाला कोण, सॉरी हाँ, DAB, जो ये पूरा कोण है, कोण DAB, इसका अर्धक है कोण, मतलब AEC जो रेखा ये गई है इसका अर्धक है। अर्थात यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा। आप लिखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, उसके बाद सभी क्वेश्चन लिख के नहीं दिखाऊंगा, आपको कैसे लिखना आप लिखिएगा। दिया है आपको परीक्षा में इसे करना है, दिया है कोण DAB का अर्धक AEC है, तो अगर AEC इसका अर्धक है तो यह कोण आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, तो कोण BAC, तो कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण CAD के, कोण CAD के। देखिए ध्यान रखिए, दोनों कोण A है, यहाँ दोनों कोण A है, लेकिन लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, ए वाला कोण, ये जो छोटा वाला कोण है इसकी दोनों टांगे इधर इधर आ रही है ना, तो कोण BAC लिखेंगे, कोण BAC। उसके बाद इसकी दोनों टांगे इधर इधर आ रही है तो इसे लिखेंगे कोण CAD, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, बराबर हो गया। तो क्या पूछा है, यदि कोण CDB 25 अंश है, दिया है, फिर लिखिएगा, दिया है कोण CDB, यहां से कोण CDB बराबर 25 अंश, दिया है कोण CDB बराबर 25 अंश। तो कोण DAB का मान पूछा है, कोण DAB का मान पूछा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा दिमाग। देखिए एक चाप BC, इसी के माध्यम से ध्यान से सुनिएगा, इसी के माध्यम से, चाप BC के ही माध्यम से, मेरे पास दो रंग नहीं है, मैं नहीं तो मैं अच्छी तरीके से क्लियर करता था, मैनेज करिएगा। चाप BC के ही माध्यम से यह भी कोण बन रहा है, ये वाला बन रहा कि नहीं बन रहा है, चाप BC के ही माध्यम से कोण BAC बन रहा है। आप कहेंगे हाँ भैया बन रहा है, तो लिखिए चाप BC, इसे लिखिएगा, चाप BC के ही माध्यम से कोण BAC बन रहा है,
तथा चाप AB के चाप BC के ही माध्यम से ए वाला कोण बन रहा है, ए वाला, समझ रहे हैं ना, ए वाला कोण BDC से कोण BDC बन रहा है। और आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर लिखिए हम जानते हैं, नीचे आ रहा है, हाँ यहां पर लिखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण समान होते हैं। एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या हो गया, तो कोण BDC, ध्यान रखिएगा यहां पर लिखिए, तो कहां पर लिखिए, मेरे पास जगह ही नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं। तो यहां पर इसके नीचे लिखिएगा, तो कोण कोण BDC बराबर होगा कोण BAC के, और कोण BDC का मान आपको दिया है, CDB या BDC का मान दिया है 25 अंश, तो कोण BAC का मान भी कितना हो जाएगा, 25 अंश हो जाएगा ना। अगर इसका मान 25 अंश है, अगर इसका मान आपको 25 अंश पता हो गया, तो इस पूरे का मान आपको निकालना है। और आप जानते हैं कि बीच से एक अर्धक रेखा गई है, जब इस अर्धक रेखा को अगर यह 25 अंश है, इसे दो बराबर पार्टों में विभाजित कर रही है ना, तो यह भी 25 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे लिखिएगा, हम जानते हैं कोण BAC बराबर है CAD के। यहां पर आपने निकाला कोण BAC, आपको पता चल गया कोण BAC 25 अंश है, तो कोण BAC जब 25 अंश है तो कोण CAD भी 25 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यह अर्धक है, CAD भी 25 अंश होगा क्योंकि यह अर्धक है। पहले ही आपने देख लिया ना, जब ये 25 अंश आ गया तो यह भी 25 अंश होगा। अब A और A दोनों 25 अंश आपको प्राप्त हो गए, तो संपूर्ण कोण संपूर्ण कोण B, या यहां पर लिया है DAB बराबर हो जाएगा 25 धन 25 बराबर 50 अंश। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं था, मैनेज करके मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपको लिखना है, मैंने लिखना सिखाया। वैसे सवाल बहुत आसान है, बस लिखना आपको कैसे है, जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को लिखिएगा, जो आपको नियम पता है उस नियम को लिखिएगा, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा, 2 नंबर में सवाल आएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कोई 50 अंश बता देगा तो आपको नंबर 1 को नहीं मिलने वाला है। ये DLED का एग्जाम है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। ठीक, पहला सवाल कंप्लीट हो गया, और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, मैं धड़ाधड़ सवाल को अब बता देता हूं। अब मैं लिखूंगा कुछ नहीं। ठीक है, हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए, कोण ABD, नीचे तक आ रहा है दूसरा, चले देखिए आ रहा है। कोण ABD बराबर 31 अंश, कोण ABD बराबर 31 अंश, कोण DAB बराबर 83 अंश, ये 83 अंश है, ये जो है 31 अंश है। कोण BCA का मान पूछा है, कोण BCA अर्थात इसका मान आपसे निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ए आपको पता है 31 अंश है, ए आपको पूरा पता है 83 अंश है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस ए जो है एक ही चाप के द्वारा AB, मतलब एक चाप AB के द्वारा ही कोण ADB बन रहा है, और इसी चाप AB के माध्यम से ही कोण ACBB बन रहा है। अर्थात अगर हम जो है इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान अगर हम निकाल लेते हैं, तो A
और ए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कर सकते हैं कि कोण ACB का मान भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर दो अंतःकोण का मान पता है, तीसरा अंतःकोण 180 में से घटा देते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर यह 31 अंश है या 83 अंश है तो यह कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दीजिए, 180 माइनस 31, 31 धन 83, 31 83 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 3 1 4 8 3 11, 114 में से मतलब 180 में से 114 घटाना है, कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, 66 अंश। यह जो है 66 अंश आ गया। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर यह 83 है या 31 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 114 अंश आएगा, 180 में से घटाएंगे तो यह 66 अंश आ जाएगा। और चाप AB के माध्यम से ही कोण ADB बन रहा है, कोण ACB बन रहा है। और हम जानते हैं अगर यह कोण ADB हमको 66 अंश मिल गया है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि कोण ACB भी 66 अंश ही होगा, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर यह 66 है तो यह भी 66 हो जाएगा। दूसरा सवाल खत्म। ठीक है भैया, चलिए कल जो है मैं PDF के माध्यम से ही आपको सवाल करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप SCERT वाली जो PDF है ना, उसी PDF से मैं आपको सवाल करा दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, तो आपको क्या करना है, मान निकालना है। ये सवाल थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार हमारे लिए भारी है, लेकिन भारी है नहीं आपके लिए। इसमें है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। देखिए यहां पर आपको कहा x का मान निकालिए। क्या कहा, x का मान। एक सीध बहुत आराम से आप इसमें बहुत दिमाग लगाएंगे। मैं जब पहली बार सवाल लिया मैंने 2-3 बार दिमाग लगाया, यार चक्रीय चतुर्भुज या वृत्त की परिधि, वृत्त के व्यास वाला कोई नियम लग गया है। ऐसा कोई नियम यहां पर कोई फॉलो ही नहीं करना है, बस सीधा इतना समझिए। अगर यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है ना, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं यह एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा में एक छोटी सी लाइन है, और इस लाइन के इधर जो है 124 अंश का कोण बन रहा है। आपको इस छोटका वाला x का इसी का तो मान निकालना है। आप इसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। तो एक सीधी रेखा पर अगर ये 124 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 124। x की वैल्यू 180 माइनस 124 मतलब 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसमें कोई नियम ही नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना है कि भाई एक सीधी रेखा पर 124 है, इस 20 का कोई काम ही नहीं है, इस 20 का कोई काम नहीं है, बस आपको इसे बताने के लिए, बहकाने के लिए दिया है 20 अंश। ठीक, चलिए इस सवाल में दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर कहा है कि O वृत्त का केंद्र है, इसका मान निकाल लीजिए, निकालिए। देखिए अगर मैंने आपको बताया कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है, हमेशा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का ताकतवर होगा, केंद्र वाला ताकतवर होगा। अगर यह 50 का है तो इसका आधा हो जाएगा 25 अंश। कुछ नहीं करना है। अगर आपको 1 नंबर में सवाल आता है तो निश्चित तौर पे तब भी आप लिखिएगा, 2 नंबर में सवाल आता है तब भी आप लिखेंगे कैसे। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर यहां पर कोई नाम कर लीजिएगा ABC, अगर कोण AOC 50 अंश है तो वैसे ऐसा करके बता दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आपको हुई होगी। चलिए हो गया ना सवाल। सवाल बहुत हल्के होते हैं वृत्त के, केवल वृत्त के नियम को आपको समझना है, फॉलो करना है ना, बस थोड़े बहुत जानकारी आपको जाननी है। चलिए ये वाले सवाल आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं आप यहां पर बना देता हूं, यहां पर मैं बना देता हूं। इस तरीके से दिया गया है। इसमें दिया है O केंद्र है, कोण OBC 58 अंश है, कोण CAB का मान पूछा है। ठीक भैया, यही पूछा आपसे। सबसे पहले आप एक चीज बताइए, क्या
ABCD आपको कुछ दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ भैया दिख रहा है। मैं कहूंगा क्या दिख रहा है? आप कहेंगे भैया आपने बताया कि वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज आपको दिखाई दे और वह चतुर्भुज के अगर चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो तो वह जो है चक्रीय चतुर्भुज होता है। हम कहेंगे हाँ यार आपको पता चल गया चक्रीय चतुर्भुज है। आप तुरंत कहेंगे भैया अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो, है ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन यहां पर तो कोई आमने सामने का कोण नहीं पता है। लेकिन एक चीज तो आप जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि क्या जानते हैं? एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर यह 70 डिग्री का है तो यह कितने का हो जाएगा भैया? यह जो है 35 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 35 का। और इसमें दिया है कोण OBC बराबर 58 अंश, अर्थात OBC यह कोण दिया है आपको 58 अंश। यह कोण आपको 58 अंश दिया है। यह कोण आपको 35 अंश पता चल गया। कोण CAB का मान आपको ज्ञात करना है। कोण CAB का मान आपको ज्ञात करना है। कोण CAB, कोण क्या ज्ञात करना है यार? एक मिनट में देखूं। कोण CAB अर्थात इसमें तो कोई लाइन ही नहीं आई है। DAB तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। कोण DAB 35 अंश हो जाएगा। शायद सवाल में कुछ त्रुटि है ना। मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूं क्या ज्ञात करना है आपको। मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। आपको ज्ञात करना है कोण, आपको ज्ञात करना है कोण आपको ज्ञात करना है कोण CBA। कोण CBA आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ए ज्ञात करना है, कोण CBA। आपने देखा कि ये 70 का है तो 35 का हो जाएगा। ये 58 दिया गया है कोण OBC 58 दिया गया है। आपको ए वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा? CBA अर्थात ये पूरा कोण आपको ज्ञात करना है। ए वाला पूरा कोण। ये वाला पूरा कोण आपको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे यार? चलिए चक्रीय चतुर्भुज के कल मैं सवाल बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल ये CRT में गड़बड़ दे दिया है। अगर ये गड़बड़ दे दिया है तो इस सवाल हल ही नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 58 का है तो इसका मान आप निकाल सकते हो क्या? देखो एक बार देखो। अगर ये 35 का है, ये कितने का हो जाएगा? ए वाला। अगर ये 35 का चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने भुजाओं का कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 में से कितना घटाइए? 35 घटा दीजिए। कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ये आ जाएगा 145 अंश। 145 अंश आ जाएगा। 145 अंश आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? 145 ये प्राप्त हो गया, 58 ये प्राप्त हो गया, 70 ये प्राप्त हो गया। भाई गलत ही है ना? 145 निकाल के करेंगे क्या? जो पूछा वो पता ही नहीं है क्या पूछा है, ठीक है। चलिए चक्रीय चतुर्भुज के कल मैं सवाल करा दूंगा, 4-5 सवाल करा दूंगा, निश्चित तौर पे आपको पता चल जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में बस यही ध्यान रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों भुजाएं परिध पर होते हैं, उनके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। बाल खत्म। कल सवाल में करा दूंगा, आज ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई। और अगर आपको सवाल चक्रीय चतुर्भुज के मिलते हैं आप उसे करिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं 1 मिनट आपका लूँगा, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक ही समय हमेशा नहीं रहता है। समय 100% बदलता है। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है, आज आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आज आप जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 110% आप ये मान के चलिएगा, अगर आपने ईमानदारी से कार्य किया, प्रतिबद्धता से कार्य किया, तो आने वाला समय आपका होगा, समय परिवर्तित होगा और आप भी जो है अपने आप को अच्छे कंडीशंस में पाएंगे। बस ज़रूरत है
तो आपको अपने माता पिता के सपनों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से पढ़ाई करने की, और भटकाव आपके दिमाग में न आए उसके लिए ज़रूरी है आपके माता पिता के चेहरे, जो आपके लिए दिन रात एक करते हैं, जो आपके लिए सपना सजोते हैं, जो आपके लिए अपने सपनों को ताक पे रख के आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं, उनको ज़रूरत है। बस उनके चेहरों को याद करिए। कोई भी आपके सामने आपके टारगेट के बीच नहीं आना चाहिए, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला पूरी तरीके से जो चीज़ें होती हैं पूरी तरीके से छलावा होता है ना। आप इसको छोड़िए। आप जिस उम्र में हैं इस उम्र में ये सब स्वाभाविक है, लेकिन इसको छोड़िए। कुछ भी नहीं होता है जीवन में, सब मोह माया है। इसके चक्कर में न पड़िए। केवल और केवल मैं इस बात को इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें कई लोगों के बीच आती हैं और कुछ लोग जो है शेयर भी करते हैं, मुझे अपना भाई समझते हैं, शेयर करते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिए, ये सब कुछ नहीं होता है, बस सब मोह माया है। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन सब कुछ आपका होगा। जो आप सोच रहे हैं सब कुछ आपका होगा। इस धरा पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी नहीं होगी सफलता के बाद। बस अपने आप को अपने टारगेट पर फोकस करिए। जो आज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 2-4 सालों के बाद आपको लगेगा कि मैंने उस समय जो डिसीजन ईश्वर ने हमारे साथ लिया अच्छा लिया। कुछ चीज़ें वर्तमान के समय में घटित होती है तो आपको लगता है यार बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, हमारी जीवन लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नहीं भाई, 2-3 सालों के बाद आपको लगेगा सही हुआ भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करिए। डिस्ट्रैक्शन की उम्र है, फिर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ईमानदारी से अपने आप पर फोकस करना, अपने टारगेट पर फोकस करना है। जो भी होगा देखा जाएगा। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निश्चित तौर पे अगर आपने जोर लगाया, मास्टरी क्या चीज़ है, PCS बनेंगे आप, SDM। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।